अगस्त 1999 नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का नेटवर्क अचानक बंद हो गया। उसके सर्वर के अंदर एक 15 साल का हैकर था। इस हैक की वजह से 21 दिन तक नासा को अपना सर्वर बंद करना पड़ा था। ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है साउथ फ्लोरिडा के पाइनक्रिस्ट एरिया में, जहाँ पे जॉनथन रहता था। 14 साल की उम्र होते होते वो टेक्नोलॉजी में एकदम डूब चुका था। उसने हैकर मैगजीन को लाइन बाय लाइन पढ़ा था। इसके अलावा वो यूनिक्स और सी प्रोग्रामिंग की बुक को भी पढ़ लिया था। पर मुश्किल तब हुआ जब उसके पेरेंट ने देखा कि वो अपने कंप्यूटर को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, जिसके कारण फादर ने उसके कंप्यूटर को जब्त कर लिया। एक रात फ्रस्ट्रेशन में जॉनथन ने अपना बैग पैक किया, फिर चुपके से घर से निकल गया। अगली सुबह तक पेरेंट ने हार मान लिया और उसका कंप्यूटर उसको वापस कर दिया। 14 साल की एज तक उसने टॉय सिस्टम से निकलकर रियल नेटवर्क प्रॉप करना शुरू कर दिया था। तब उसने अपना एक हैकर नेम चूज़ किया था, कॉमरेड। कॉमरेड अंडरग्राउंड हैकर फोरम पे वनरेबल रेड हैट लिनक्स सिस्टम के एक्सप्लॉइट शेयर करता था, ट्रोजन इंस्टॉलर बनाना सिखाता था और फायरवेल बाईपास करने का टिप देता था। उसका पहला हैक सिंपल था, जिसमें वो मायामी डेड स्कूल को टारगेट किया था। स्कूल के सिस्टम में एक सिक्योरिटी लूपहोल से वो अंदर घुस गया और एडमिन सर्वर तक पहुंच गया। ये इसका पहला हैक था। फिर उसने अपना निशाना एक बड़े कंपनी बेल साउथ टेलीकम्युनिकेशन पर सेट किया। ये कंपनी रोजाना मिलियंस कॉल और डेटा ट्रांजैक्शन हैंडल करता था। जॉनथन ने नेटवर्क स्कैन किया, आउटडेटेड सर्विसेज और अनपैच सिस्टम को ढूंढा, जिसके बाद उसको एक ऐसा सर्वर मिला जो पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा था। जिसके बाद वो सर्वर को हैक किया और अपने लिए परमानेंट एक्सेस बना लिया। हर एक सक्सेसफुल हैक के बाद उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसके बाद अगस्त 23, 1999 से अक्टूबर 27, 1999 तक जॉनथन ने अपना सबसे बड़ा टारगेट सेट किया, नासा को हैक करने का। उसने नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल किया। उसके बाद उसने बैकडोर डिप्लॉय किया। फिर उसके सामने असली इनाम आया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एनवायरमेंटल कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सोर्स कोड। वो $multi-million मॉड्यूल था जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और टॉक्सिक गैस रिमूवल चलाता था। अगले 3 रातों में उसने इंटरनल नेटवर्क का नक्शा बनाया, जिससे उसे 13 वर्क स्टेशन मिला। हर एक पर कंट्रोल सॉफ्टवेयर अलग था। कुछ वाटर रिकवरी सिस्टम का था, कुछ एटमॉस्फेयर रेवलाइजेशन असेंबली का था। जिसके बाद जॉनथन ने सारे सोर्स कोड को डाउनलोड कर लिया, जिसका प्राइस लगभग $1.7 मिलियन से ज़्यादा का था। जब नासा के नेटवर्क सिक्योरिटी टीम ने ब्रीच को डिटेक्ट किया, तब उन्हें अपने नेटवर्क को तकरीबन 21 दिन के लिए बंद करना पड़ा था। इसके अलावा नासा ने बताया कि नेटवर्क को वापस चलाने में $41,000 लगा। जरूरी एक्सपेरिमेंट, स्पेस वॉक की तैयारी और सप्लाई ट्रांसफ़र पोस्टपोन करना पड़ा था। मगर जॉनथन यहाँ पे भी नहीं रुका। कुछ ही महीनों बाद उसने पेंटागन के DTRA यानी कि डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी में एक लूपहोल खोजा और चुपके से सिस्टम में घुस गया। उसमें उसने एक साइलेंट बैकडोर लगा दिया जो नॉर्मल टूल से नज़र नहीं आता था। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ही ब्रीच का स्केल इतना बड़ा हो गया था कि जॉनथन ने टोटल 3,300 से ज़्यादा लोगों का ईमेल इंटरसेप्ट किया। लेकिन असली जैकपॉट ईमेल नहीं था, क्रेडेंशियल था। कुछ ही हफ्तों में उसने 19 अलग अलग मिलिट्री और सिविलियन अकाउंट के लॉगिन कैप्चर कर लिए थे, जिसमें से 10 डायरेक्ट ऑफिशियल मिलिट्री सिस्टम के थे। महीनों तक जॉनथन को लगता था कि वो बिल्कुल इनविजिबल है। उसके लिए ये सब एक गेम की तरह था, लेकिन उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया के सबसे पावरफुल एजेंसीज उसके पीछे लग चुकी है। उनके रेडार में उसका हर डिजिटल फुटप्रिंट था और अब शिकार शुरू हो चुका था। 26 जनवरी सन 2000 की सुबह साउथ फ्लोरिडा के पाइनक्रिस्ट एरिया में अचानक से फेडरल और लोकल ऑफिसर एक छोटे से घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा के एजेंट पाइनक्रिस्ट पुलिस के साथ एक कोर्ट वारंट लेकर आए थे। घर के अंदर एक पतला सा लड़का जो रात रात भर नेटवर्क ट्रेस करता था, वो चुपचाप खड़ा था। जब एजेंट उसके रूम को सर्च कर रहे थे, तब इन्वेस्टिगेटर ने ट्रेस किया था कि एक बैकडोर और स्नीफर जो वर्जीनिया के डैलस राउट पर इंस्टॉल किया गया था, वही एक्सेस पॉइंट था जिससे जॉनथन ने DTRA के सिस्टम से 3,300 से ज़्यादा ईमेल और कम से कम 19 लॉगिन क्रेडेंशियल इंटरसेप्ट किया था, जिसकी वजह से जॉनथन को अरेस्ट किया गया। अगले कुछ महीने कोर्ट रूम और लीगल हियरिंग में बीत गया। 21 सितंबर सन 2000 को मायामी फेडरल कोर्ट रूम में फाइनल वर्डिक्ट सुनाया गया। जॉनथन जेम्स को 6 महीने जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में रखा जाएगा और नासा और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अपॉलजी लेटर लिखना होगा। 6 महीने बीतने के बाद जॉनथन जेल से बाहर निकलता है। वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिर आया जनवरी 2007। न्यूज आया TGX कंपनी के कोलासल सिक्योरिटी ब्रीच का। रिटेल जाइंट जैसे TGX मैक्स और मार्शल के पेरेंट कंपनी के 45 मिलियन से 94 मिलियन क्रेडिट डेबिट कार्ड होल्डर का पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया।
ब्रीच से $10s of million का फ्रॉड हुआ और ये एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी थेफ्ट इंसिडेंट बन गया। इन्वेस्टिगेटर ने पता लगाया कि हैक कोई बाहरी देश के गवर्नमेंट ने नहीं कराया था जैसे रसिया, बल्कि हैकर की छोटी टीम ने किया था। सीक्रेट सर्विस, FBI और स्टेट पुलिस साथ मिलकर हैक का पता लगाना चालू कर दिए। इन्वेस्टिगेशन में एक क्लू मिला, एक मिस्टीरियस जेजे नाम का हैकर चैट लॉग में एक्टिव था, जिससे पूरा फोकस जेजे पे आ गया। इन्वेस्टिगेटर ने पूरा लॉग एनालाइज किया, बहुत ट्राई किया फिगर आउट करने का कि शायद इसका लिंक जॉनथन जेम्स से हो, लेकिन जॉनथन जेम्स का नाम कहीं नहीं आया। लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था और एक थ्योरी बना, क्या जॉनथन जेम्स एक्स-कॉन हैकर या जेजे हो सकता है। अफवाहें फैल गई थी, प्रेस लीक और ऑनलाइन फोरम में फैल रहा था कि जेजे ही जॉनथन है। लेकिन इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड एल्बर्ट गोंजलेस था, जो 2003 के अरेस्ट के बाद फेडरल इन्फॉर्मेंट भी बन गया था। अथॉरिटीज़ को पार्शियल इन्फो देकर ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया था, लेकिन बार बार TGS अटैक में गोंजलेस की जगह जॉनथन का नाम आ रहा था। जिसके बाद जनवरी 2007 में जॉनथन के घर के सामने फिर से यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट आ रहे थे TGS ब्रीच के लिए। जॉनथन को ऑफिशियली चार्ज नहीं किया गया था, केवल र्यूमर ऑनलाइन सर्कुलेट हुआ था एज अ सस्पेक्ट। फिर भी एजेंट जॉनथन के घर के सामने आ गए थे। एजेंट के पास सर्च वारंट था और जॉनथन पहले ही सन 2000 में नासा और DOD इंट्रूजन के लिए जुवेनाइल केस फेस कर चुका था। एजेंट ने उसके घर का हर कोना सर्च किया, लिविंग रूम, किचन, हॉलवे, ड्रॉयर, बुक शेल्फ, हर जगह। लेकिन जॉनथन सिर्फ यही कह रहा था कि मैं इस बार कुछ भी नहीं किया हूँ। एजेंट को एक लीगली रजिस्टर्ड हैंडगन मिला जो कि एक लॉक ड्रॉयर में था। जॉनथन ने यह गन प्रोटेक्शन के लिए लिया था, लेकिन उसके गन को सीज नहीं किया गया। एक तरफ एजेंट जॉनथन के घर में सर्च कर रहे थे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिसेज और सिक्योर डेटा सेंटर में एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इन्वेस्टिगेटर ने नेटवर्क ट्रैफिक लॉग, सर्वर कनेक्शन और TGX सर्वर के एंट्री पॉइंट को ध्यान से चेक किया, जिसके बाद एक थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हुई कि जेजे जो अंडरग्राउंड फोरम में था वो एक्चुअल में स्टीफन वाट था। स्टीफन वाट एक हैकर था जो आइडेंटिटी मिसडायरेक्शन और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करता था। वाट का तरीका TGS केस से बिल्कुल मैच करता था। उसका डिजिटल निशाना चैट लॉग में मिला, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर ने कोर्ट से वारंट लेकर वाट के जान पहचान लोगों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उसकी कम्युनिकेशन ट्रेस की। प्रूफ गैदर करते वक्त जॉनथन का नाम भी इन्वॉल्व हो रहा था, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सर्कमस्टेंशियल चीज़ों के कारण, जैसे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, अनयूजुअल टाइम स्टैम्प जो उसके नॉर्मल कोडिंग आवर से मैच खाता था, और कुछ पुराने फोरम पे पोस्ट जहां जॉनथन ने अपने रिसर्च शेयर किए थे। जब रेड ख़त्म हुआ तो इन्वेस्टिगेटर को यकीन हो गया था कि जॉनथन जेजे नहीं है। सारे एविडेंस सीधा स्टीफन वाट की तरफ जा रहे थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसकी पर्सनल चीज़ें, जनरल डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करके रखा गया। जॉनथन तो बेकसूर था, लेकिन लोगों को ये यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल था। लोग पहले ही मान चुके थे कि ये ब्रीच जॉनथन ने किया है। रेड के बाद जॉनथन का मेंटल स्टेट काफ़ी बिगड़ने लगा, जिसके बाद 18 मई 2008 को जॉनथन जेम्स ने एक फाइनल डिसीजन लिया। वो डेस्क पर बैठा था, पेपर उसके चारों तरफ फैला हुआ था, ड्रॉयर में उसके हैंडगन था। उसने एक सुसाइड नोट लिखा और अपने बंदूक की तरफ देखने लगा। उसका हाथ काँप रहा था और वो धीरे धीरे अपनी उंगली ट्रिगर के ऊपर रखी और उस रात दुनिया हमेशा के लिए जॉनथन जेम्स को खो दिया। उसका फाइनल नोट में लिखा था, आई ऑनेस्टली हैड नथिंग टू डू विद TGX. I have no faith in the justice system. Perhaps my action today and this letter will send a strong message to the public. Either way, I have lost control over this situation and this is my only way to regain control. जॉनथन के डेथ के हफ्तों बाद TGX हैकिंग में एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट आया। पब्लिक आउटरीच सिर्फ उसके साथ हुए इनजस्टिस के लिए नहीं था, बल्कि ओरिजिनल ब्रीच के इन्वेस्टिगेशन के फ्लॉज के लिए भी था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने केस को दोबारा रिव्यू किया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वॉलंटियर हुए। इस प्रोसेस में असली कल्प्रिट सामने आया, एल्बर्ट गोंजलास। गोंजलास ने बॉटनेट और मल्टीपल सर्वर के थ्रू मिलियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर चुराया TGX और दूसरे रिटेल चेन से। सितंबर 2009 में गोंजलेस और उसके को कंस्पिरेंट के अगेंस्ट इंडिसमेंट फाइल हुआ। गोंजलेस ने गिल्टी प्ली दिया वायर फ्रॉड, कंप्यूटर इंट्रूजन और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने 25 साल की कैद की सज़ा की मांग की, लेकिन गोंजलेस को 20 साल की कैद हुई। इस केस में सिस्टम फेल के कारण वर्ड ने एक टैलेंट को खो दिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।